चैप्टर है एरिया ऑफ कौन थे ट्रायंगल वाले? मैं वही खाना नहीं खा का हो क्या लग रहा है? जब तक एजान तब तक पढ़ेंगे हम लोग, जब तक दिन रहेगा तब तक, जब तक ज्वाला, जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा। हम बोले तो थे ना, बोले थे लगभग 6 बजे तक बोले थे। हाँ 6 बजे तक बोले थे ना पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात। हाँ ठीक, सबसे बढ़िया रहेगा। सुनो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। इसमें सबसे पहले आता है सर्कल। सर्कल को हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? वृत्त। सर्कल और फिगर में, सर्कल और स्फीयर में, मतलब सर्कल जिसे हम बोलते हैं वृत्त, सर्कल जिसे हम बोलते हैं वृत्त, और एक बोलता है स्फीयर। नाम सुने होंगे। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला। अगर हम कहें कि सिर्फ एक वर्ड में आंसर, एक वर्ड में डिफरेंस बताओ तो क्या बताओगे? बिल्कुल सही है ना। ये वृत्त क्या है, यानी कि सर्कल क्या है? 2D फिगर, और ये कैसा फिगर है? 3D फिगर। चलिए आपकी जानकारी अच्छी है। तो सर्कल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज सर्कल? Combination of infinite point which is formed given this point. Who is? कुछ भी Infinite point से बना नहीं, सीरियसली सीरियसली व्हाट इज सर्कल बताओ। infinite point से बना कोई ऐसा फिगर जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, किसी को circle। बिल्कुल। और कोई बताना चाहे? बुक बंद कर लीजिए, बुक बंद कर लीजिए, बुक में सब लिखा है। बुक वाला भी हमें याद है, बुक वाला भी समझ जाएंगे कौन बुक से रटा है। और बताओ सनी, बताना चाहोगे व्हाट इज सर्कल? अच्छा सर्कल देखे हो कि नहीं देखे हो? देखो गोला कह रहे हैं। गोला क्या होता है जी? सर्कल नहीं बन रहा जी। अंडाकार बन जा रहा है। एक लास्ट चांस। ठीक, ऐसा मान लो सर्कल है ये। ठीक, सर एक और बता definition। हाँ और बताइए। कोई एक पॉइंट जब किसी एक प्लेन पाथ में मूव करता है तो वो भी किसी गिवन फिक्स पॉइंट पे तो उसे सर्कल। देखो सर्कल क्या है। अच्छा देखो सर्कल क्या है। देखो एक हमारे पास कोई फिक्स सर्कल हम बनाते कैसे? सबसे सर्कल एक्चुअली में कंपास से बनाया जाता है ना। तो उस कंपास को ऐसे हम रखेंगे, तो जहां पर रखेंगे वो क्या, वो पॉइंट फिक्स हो जाता है ना। तो इस फिक्स पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट, जब इस कंपास को इसे पहली बार रखते हैं तो एक पॉइंट होता ही नहीं होता। अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का जो ऐसा रास्ता होता है, इस पॉइंट का ऐसा एक रास्ता होता है, इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। हाँ लेकिन इस रास्ते की कंडीशन होती है अपनी ना। इस रास्ते की कंडीशन ये होती है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा इस फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा ये पॉइंट कैसा रहना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। जो डिस्टेंस वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल बोली तो कांस्टेंट कह सकते हैं क्या? इक्वल, उसी को हम कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि अनचेंज डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस जो चेंज ना हो। तो क्या हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में सर्कल क्या है? सर्कल एक पॉइंट का एक रास्ता भी कह सकते हैं ना। तो रास्ते को हम थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लोकस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल क्या है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये बुक की डिफिनेशन है। विच मूव्स, नहीं सर आप लिखो है नहीं आप नहीं। विच मूव्स इन अ प्लेन। भाई ये पॉइंट कहाँ मूव करना चाहिए? प्लेन में मूव करना चाहिए ना। ये पॉइंट हमें 3D फिगर में भी, 3 डायमेंशन में भी तो मूव कर सकता है ना। लेकिन हम इस पॉइंट को कैसा मूव कराएंगे? विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, इन सच अ वे मतलब इस प्रकार मूव कर रहा है, इन सच अ वे दैट
its distance from a given fixed point is always, समझा रहे, always constant। यह है सर्कल की डिफिनीशन। समझते क्या है सर्कल? क्या सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल किसी पॉइंट का क्या है? एक रास्ता है। सर्कल किसी पॉइंट का क्या है? एक रास्ता है। विच मूव्स इन अ प्लेन, जो किसी 2D प्लेन में, मतलब प्लेन का मतलब 2D फिगर ही तो हुआ, जो किसी प्लेन में मूव करता है इन सच अ वे, जो किसी प्लेन में इस प्रकार से मूव करता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट, कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो किसी दिए हुए फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये सर्कल की डिफिनेशन। और इसमें जो फिक्स पॉइंट है, इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, जिसे हम जनरली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से जनरली डिनोट करते हैं। ओके। और सर्कल को डिनोट करने का रूल क्या है? अगर कोई सर्कल है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है, और रेडियस अगर स्मॉल आर दिया है, रेडियस स्मॉल आर है, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल सी, स्मॉल ओ और स्मॉल आर। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और इसमें एक और चीज, थोड़ा उतना हम डीप में नहीं जाना चाह रहे हैं, हालांकि 9th में पूरा पढ़ेंगे, 9th का ही पार्ट होता है उसमें। अगर हम बात करिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके। अब इसमें एक वर्ड और आता है हमारे पास, आर्क। क्या आता है? आर्क। आर्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम आर्क को बोलते हैं चाप। आर्क को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। आर्क क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक सर्कल है, देखो इसको मैं ऐसे, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, मतलब सर्कल का ही पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही अगर हम पूछे आर्क क्या है, तो कह सकते हो कि पीस ऑफ सर्कल, पीस ऑफ सर्कल। सर्कल का कोई पार्ट अगर हम काट के निकालते हैं तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस सर्कल की आर्क बोलते हैं, छाप नहीं, आर्क बोलते हैं। हिंदी मीडियम नहीं पढ़ रहे हो। और आर्क में भी इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे बात करते हैं। और देखो मान लो कि थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं, ये ए है और ये समझ लो बी है। हमने समझ लो कि इस सर्कल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये किस कलर का है जी, कोई बताओ? गोल्डी बताओ किस कलर का है ये? ग्रीन कलर का है। दिखने गोल्डी मसाला किस कलर का होता है? नहीं, बस सुनो, जब पूछ रहे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो हम पूछे नहीं, समझ आया तुम्हें? कहावत है ना कि बाबू गुलेरी पे मन बहरी पे दिमाग कैसे काम चलेगा? हाँ। और एक और कहावत अपने, सुनो, एक और कहावत अपने देहात में कि आधा ध्यान आमे पे, आधा ध्यान बामे पे, तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। बाम समझते हो?
वो जो नहीं बम्बा होता है जहां से पानी बहता तो मछली मारते हैं, तो एक आदमी है जो पेड़ पर चढ़ा है आम तोड़ने के लिए, और इसी समय बाढ़ आई तो बम्बे पे जाल लगाया वो मछली मारने के लिए, तो उसका आधा ध्यान उस बाम पे और आधा ध्यान आम पे है, तो कौन सा काम अच्छे से करेगा? कोई काम अच्छे से नहीं करेगा। तो हमें ध्यान को एक जगह रखना चाहिए। तो वही कहावत है कि बाबू गुलेरी पे मन बैरी पे, चढ़े हैं गूलर पे, ध्यान कहाँ है? बैर पे। कैसे काम चलेगा? तो ध्यान को अपने एक ही जगह रखो। सुनो, इसमें से जो आर्क छोटा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। मिनर नहीं, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और जो आर्क बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। ओके, इसको रिप्रेजेंट, और देखो आर्क को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? हाँ, घड़ी का उल्टी दिशा। जैसे हमारे पास ये है तो ये ऐसे डायरेक्शन। भाई घड़ी ऐसे, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। तो ये ऐसे कुछ देखो, उसका उल्टा डायरेक्शन है ना, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम जनरली आर्क को एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो अगर हमें इसको लिखना हो माइनर आर्क, तो हम लिखेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क को देखो हम कैसे लिखेंगे? यहां से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम ए बी लिखेंगे ना, ए बी, और इसी के ऊपर एक ऐसे आर्क लगा देंगे। जैसे वेक्टर में हम क्या करते हैं? वेक्टर में हम क्या करते हैं? ए बी के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं ना। सिमिलरली उसी तरह से हम आर्क के ऊपर ऐसे एक आर्क बना देंगे। ओके, और जो हमारे पास है मेजर आर्क, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे इसको? इसको बी ए लिखेंगे ना, हम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो बी ए लिखेंगे ये। तो ये हो गया मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, बस ये समझो, जो आर्क बड़ा होता है उसको मेजर बोलते हैं, जो आर्क छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद एक होता है हमारे पास कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। एक कॉर्ड क्या होता है देखते हैं। जिहवा नहीं, जीवा। जीवा, हाँ, जीव वाला जिहवा होता है वो ऐसे होता है जिहवा। कैसी कैसी आवाजें आ रही है थी। देखो सुनो, सर्कल की किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल में प्रेजेंट रहने वाले किसी भी दो पॉइंट को तुम ज्वाइन कर दो, यहां एक पॉइंट यहां, इसको अगर ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाएगी? कॉर्ड बन गई। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ऐसे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, याद रखना। क्या होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट मतलब क्या कि वो लाइन सेगमेंट इस सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो सर्कल के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पर टच करती है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली मतलब अंदर से दो पॉइंट पर टच करती है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल में प्रेजेंट होने वाले किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इन अ सर्कल। ओके, इन अ सर्कल, किसी सर्कल में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ओके, और एक सर्कल में हम कितने कॉर्ड बना सकते हैं मिस्टर प्रेम मौर्य? मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं। चलिए, मतलब उनकी भावना यही कह रही है, प्रेमचंद की भावना यही कह रही है कि जितना मन उतना, यानी कि इनफाइनाइट। तो सुनो, और इसमें अगर सुनो, अगर यही कार्ड गलती से सेंटर से पास हो गई तो उसी को हम क्या बोलते हैं?
डायमीटर बोल देते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। ओहो आराम से सी क्या है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके कॉर्ड के बाद एक हमारे पास आती है सीकेंट, सीकेंट जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदक रेखा। देखो देखो हमारे पास सेकेंड है, यहाँ से उठ के जाओ ना। अब ज़्यादा हो रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं, बस ध्यान से देखो। सेकेंड क्या है, सेकेंड एक हमारे पास अगर एक सर्कल ऐसे है तो एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और उस अगर हम इसी सिंपल भाषा में कहना चाहें तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को आर पार कर जाए, वही इंटरसेक्ट कर जाए, यानी कि आर पार करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सीकेंट बोलते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सीकेंट बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली मतलब ऐसे दो पॉइंट पर टच करे और टच करके आर पार हो जाती है, निकल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सीकेंट बोलते हैं। ओके ये जो आप आर्क बताए हैं, वो जो लिखना उसको बताए हैं एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा जैसे आप बताए। बिल्कुल ऐसे लिखना, हमें जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो आर्क है। तो अगर नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग रहेगा। वो लाइन बन जाएगी ना, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, बी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी वो चीज़ें। तो ये है आर के, जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं बनते, बस कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये आर के इस आर के से एंगल बन रहा है, बस ऐसे ही आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लोग। हाँ लेकिन अगर जैसे आप ये या तो ये लिखो या फिर अगर उसने कंफर्म कर दिया कि आर्क ए बी, तो अब क्या दिक्कत हमें, वो तो पहले क्या दे रहा ना, वर्ड में क्या दे रहा कि वो हम जैसे ये फिगर में बना रहे तो उसी को वर्ड में क्या दे रहा कि आर्क ए बी है, इसको या फिर बोल देगा आर्क बी सी, आर्क बी ए, तो आर्क बी ए, तो दोनों के बाद सेम ही तो है, तो बस ये वर्ड में लिखा गया, उसी को एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। ओके अब उसके बाद एक होता है सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है, हमारे पास एक सर्कल समझ लो है, ये सेंटर है, तो अच्छा ये बताओ ये जो कॉर्ड है और कॉर्ड है और सेकेंड है, दोनों में कॉमन चीज क्या मिल रही है, कॉमन चीज ये मिली कि दोनों या फिर लाइन सेगमेंट और मतलब चाहे वो कॉर्ड हो चाहे वो सेकेंड हो, ये दोनों क्या करिए सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रही है ना, ये दोनों सर्कल को दो पॉइंट पर टच करनी है, या फिर इसके कहने का ये मतलब है कि ये दोनों क्या कर रही है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर देखो ये है जैसे कि ये क्या है, ये कॉर्ड है तो ये भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर हमने ये सेकेंड बना दिया तो ये भी क्या कर रहा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। ओके तो जब दो पार्ट में डिवाइड करता है तो ये जो छोटा वाला पार्ट बनता है ना, जो एरिया बनता रीजन होता है, ये सर्कुलर रीजन बोलते हैं, तो जो ये सर्कुलर रीजन बना है इसी सर्कुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अब जो छोटा रीजन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा रीजन रहेगा सर्कुलर रीजन उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ये इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट।
इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये है माइनर सेगमेंट और ये कौन सा है, मेजर सेगमेंट है। ओके और अगर अच्छा एक आर्क में एक चीज और छूट गया, अगर मान लो कि ये दोनों आर्क की लेंथ इक्वल हो गई, तो किसी सर्कल में दो आर्क हैं, दोनों आर्क की लेंथ इक्वल हो गई, इसका मतलब उन आर्क को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोले लग जाएंगे ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल, ये थोड़ा सा इसे लिख सकते हैं इसमें कि इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल टू इक्वल आर्क, क्योंकि दो ही इक्वल आर्क रहेंगे तभी तो होगा। टू इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। बस ये नाम से परिचित रहो कि नाम का मतलब क्या है। सेमी सर्कल जहां पर भी रहेगा उसका मतलब समझ जाओ कि वो जो आर्क बना है वो आर्क क्या, पूरे सर्कल का आधा है। सर्कल की लंबाई का, सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसका आधे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके यहां सेगमेंट समझ गया ना कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है ना। यानी कि ऐसा सर्कुलर रीजन जो सेकेंड से बना हो या फिर कॉर्ड से बना हो, उस सर्कुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसी सर्कुलर रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट। अगर वो छोटा सेगमेंट है तो हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, अगर वो बड़ा सेगमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ओके और सेगमेंट के बाद एक होता है सेक्टर। सेक्टर होता है, सेक्टर क्या होता है, देखो हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर है, और अगर कोई आर्क है, अगर ये आर्क है तो इस आर्क के एंड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करें, इस आर्क के एंड पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो एक आर्क और दो रेडियस, एक आर्क और दो रेडियस के बीच बना जो रीजन होता है उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। देखो सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है क्या, सेक्टर के लिए दो रेडियस होना जरूरी है, सेक्टर के लिए दो रेडियस होना जरूरी है, जबकि सेगमेंट के लिए कोई रेडियस होना जरूरी नहीं है। तो सेक्टर दो रेडियस और आर्क के बीच बने सेगमेंट को, बने रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और अगर सोचो तो ये ऊपर वाला भी एक सेक्टर, जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये भी तो एक सेक्टर है कि नहीं है भाई, ये जो ब्लैक वाला आर्क ये भी तो एक आर्क है और दो रेडियस, तो आर्क और रेडियस के बीच बना जो रीजन होता है उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो यहां जो रेड वाला हम बना रहे हैं ये भी क्या एक तरीके से सेक्टर है। बस नाम क्या होगा बोलो, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जो बड़ा सेक्टर होगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला सेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ओके ठीक है, तो ये नोट करना चाहिए। देखो हम ज़्यादा इसमें वर्ड यूज नहीं किए क्योंकि हमें पता है कि हम 9th में हमने पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है उसको, हालांकि सब ये 9th का टॉपिक है। नोट कीजिए, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था, इसके पहले सेक्टर पढ़ा था ना। देखिए सेक्टर कैसे बन रहा था, सेक्टर बन रहा था किसी आर्क और दो रेडियस के बीच बनने वाला जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सेक्टर बोलते हैं। ये जो रीजन होता है इसी रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं। OAD, यानी कि थोड़ा सा अगर वर्ड हम यूज करना चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब एक ऐसा रीजन। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एक रीजन होता है, सेक्टर यहां से लिखते हैं। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एक रीजन होता है ना जो किसके से बीच बनता है, जो फॉर्म्ड, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन आर्क एंड टू रेडियस। सही है।
सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक रीजन होता है जो किसके बीच बनता है, जो बनता है किसके बीच बनता है? आर्क और 2 रेडियस। जो एक आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो रीजन बनता है उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसके बाद एक होता है सेंट्रल एंगल। क्या होता है? एक सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, देखो 2 रेडियस के बीच जो एंगल बनता है ना, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? उसी एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। नाम से कन्फर्म है। सेंट्रल एंगल मतलब क्या? सेंटर पर बना एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है? कि सेंटर पर बना एंगल। एक ऐसा एंगल जो सेंटर पर बन रहा है उसी को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। सेंट्रल एंगल क्या बन रहा है? 2 रेडियस के बीच जो एंगल बनता है ना, यानी कि एक ऐसा एंगल जो फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन 2 रेडियस। जो एक ऐसा एंगल जो बनता है किसके बीच? 2 रेडियस। 2 रेडियस के बीच जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ओके, सेंट्रल एंगल के बाद अच्छा एक छूट गया, जो वो टेंजेंट एक छूट गया। मतलब आ सकता है, मे बी हम ये बात नहीं कर रहे। टेंजेंट देखो क्या होता है, हमारे पास एक सर्कल है। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, फिर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। बट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मतलब टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। अब वो सिंगल पॉइंट कहाँ होगा? वो सिंगल पॉइंट बाहर ही तो होगा। अब ये कहने की कोई बात नहीं है कि हमें इंटरनल लिखना पड़े, मतलब वो एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट को टच करती है। नहीं भाई, अगर टच कर रही है तो बाहर ही तो टच करेगा। अगर अंदर टच करेगी तो क्या करना पड़ेगा? उसी सर्कल के अंदर से गुजरना पड़ेगा ना। और जैसी सर्कल के अंदर हो गए तो उसी टेंजेंट का नाम क्या हो जाएगा? उसी टेंजेंट का नाम सीकेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वहां लिखा गया था। उसी टेंजेंट का नाम सीकेंट हो जाएगा। तो अगर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोल सकते हैं या फिर कॉर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो लाइन सेगमेंट है तो कॉर्ड है, अगर लाइन है तो क्या होगी? सीकेंट होगी। और वही सीकेंट अगर सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। उसके बाद एक और चीज आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं? नहीं, क्वाड्रेंट को हम चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें हिंदी, अच्छा इसको नहीं लिखे ना, टेंजेंट को हम स्पर्शी बोलते हैं। नहीं, वो खास उतना हिंदी नहीं। टेंजेंट को हम स्पर्शी बोलते हैं, क्वाड्रेंट को हम चतुर्थांश बोलते हैं। अच्छा, नाम से कन्फर्म है ना? चतुर्थांश का संधि विच्छेद करो, क्या निकलेगा? चतुर्थ प्लस अंश होगा ना, तभी चतुर्थांश होगा। और अंश मतलब क्या होता है? भाग। अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो चौथा अंश को हम क्या बोलते हैं? चौथे को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल को क्या करना है? हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ऐसे मान लो कि वो है, ए है, बी। कौन है भाई बार बार अपने मिशन में फेल हो जा रहा है? कौन फाड़ना चाह रहा है कुछ? देखो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट अगर हम सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें, उसी का एक पार्ट अगर हम यूज कर ले, इसी एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसी एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी कि अगर हम क्वाड्रेंट की थोड़ी डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या एक सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है, उसी 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री।
अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो समझ जाओ कि जो रीजन बनेगा उसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, यानी कि 90 डिग्री सेंट्रल एंगल से बना हुआ जो सेक्टर होगा, सुनो ध्यान से, 90 डिग्री सेंट्रल एंगल, 90 डिग्री सेंट्रल एंगल से बना हुआ जो सेक्टर होता है उसी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। कह सकते हैं ना कि भाई एक ऐसा सेक्टर जो 90 डिग्री पे बना हो, 90 डिग्री से मिलकर बना हो, तो उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर क्वाड्रेंट हम कहो कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ऑफ अ सर्कल कह लो, ऑफ अ सर्कल, किसी एक सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है उसी 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से भी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मतलब सर्कल के बारे में जानना चाहिए, वो तो शायद खत्म ही है। इसके बाद एक होता है हमारे पास, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ बचे नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला देखते हैं। सर वो बचा है, क्या बताइए, जो एक रेडियस से कई सारे सर्कल बनते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? एक रेडियस से 2-3 सर्कल बनते हैं। छोड़ो वो यहाँ नहीं, वो जानते हैं हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, हमें तीनों चीज़ों का एरिया निकालना है। तो उसके लिए वो जरूरी नहीं, हालांकि वो सर्कल जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बता देंगे। जैसे वो एक होता है कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल क्या हुआ, बता ही दे रहे, कोसेंट्रिक सर्कल नाम से कन्फर्म है। कोस मतलब क्या होता है यहाँ पर, को का मतलब एक तरीके से कॉमन है, कोई जो सेक्टर होता है वो कॉमन, और कोसेंट्रिक मतलब क्या, सेंटर, मतलब कॉमन सेंटर वाले एंगल को, कॉमन सेंटर वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, एक और सर्कल है, तो दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा इसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे, मतलब इन सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल को हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मतलब ऐसे सर्कल जिनके सेंटर क्या है, कॉमन है, उन सर्कल को हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। ये तो अगर मान लो कि इसका इस छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल और इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कि सर्कल जिसका सेंटर ओ है, रेडियस स्मॉल आर है, एंड सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर, आर कोसेंट्रिक, वो क्या है, कोसेंट्रिक, मतलब उनका सेंटर क्या है, कॉमन है। ओके, ये नोट कर लो। फिर आगे हम एरिया का कॉन्सेप्ट बताते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो सर्कल के बारे में हम एक जनरल बात करेंगे। सर्कल हमारे पास, अगर हम इसका रेडियस कितना मानते हैं, वो है और ये ए है, अगर हम ऐसा लेट करते हैं कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस स्मॉल आर। ओके, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले, इस सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस यानी कैपिटल सी इक्वल क्या होता है, 2 पाई आर। कौन है भाई, संस्कार नाम की चीज भूल जा रहे हो, जो भी मन खा रहे हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे आया है तो पाया, तो उसको दिमाग में रखना चाहिए ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं सुन कहा गया जी। चलो, सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना इसका, ये अगर इसका रेडियस हम कितना मानते हैं, स्मॉल आर, और अगर हम इसका एरिया देखें तो एरिया कितना होगा, कैसे आया है तो पाया। फिर बताएंगे इसके बारे में, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा दी। एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया था एक बार कि 2 पाई आर आया था। ये बताया था फिर क्लास 9 में, अगर हमने बताया था, अगर याद हो तुम ही लोग को बताए थे कि ये कैसे 2 आर आता है, 2 पाई आर इसका रेडियस आता है, और ये इसका सर्कमफेरेंस कैसे 2 पाई आर आता है, और इसका एरिया कैसे कितना आता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है।
ओके, और एक फार्मूला भी नया है सर, एंगल, ये बता दीजिए ये वाला। और ये वाला बता दिए, बताइए, फिर तो देख रहे हैं, बता दिए ना। और एक होता है फार्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ये शायद पहली बार सुन रहे होगे ये। इसका भी डेरिवेशन आगे देखोगे। एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। जहां एंगल किस में होना चाहिए, जहां एंगल बिलोंग्स टू रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। रेडियन देखो क्या होता है, रेडियन जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ये रेडियन का मतलब पाई ही है। जैसे कि हम एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं, मान लो कोई लेंथ अगर हमारे पास है तो उस लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, उस लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, उसी लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, उसी लेंथ को हम किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से हम जो एंगल है, एंगल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं और एक हम मतलब कई तरीके से। हम देखो, हम डिग्री में भी मेजर करते हैं एंगल को, हम मिनट में भी मेजर करते हैं एंगल को, हम मिनट में भी एंगल को मेजर करते हैं, हम सेकंड में भी एंगल को मेजर करते हैं, और हम डिग्री में भी एंगल को मेजर करते हैं। इतने पार्ट में हम एंगल को मेजर करते हैं। तो जो हमारे पास खास करके जो डिग्री होता है, बस हमें यही पढ़ना होता है 9th 10th के सिलेबस के अंदर, बाकी सीबीएसई और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। और इसके बाद जो ये मिनट है, सेकंड है, डिग्री नहीं डिग्री तो एक रेडियन है, रेडियन एक रेडियन। और ये जो रेडियन होता है ना, ये रेडियन क्या करते हैं, क्लास 11th में 11th का पार्ट होता है, क्लास 11th में सिखा रहा था कि रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियन कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि यहाँ भी रेडियन पे कोई बेस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इससे साथ में भी आ सकता है, तो हमने बता दिया कि रेडियन किसे बोला जाता है, रेडियन बोला जाता है पाई को ही। रेडियन किसे बोला जाता है, पाई को रेडियन बोला जाता है। अब अगर मान लो कि कोई जैसे रेडियन से हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं किसी भी एंगल को, रेडियन जानते हो, रेडियन होता है, एक रेडियन होता है 180 डिग्री, और इसी 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन जैसे हम सेट कर दे रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे देखो ये रेडियन है, मतलब ये डिग्री और ये क्या है, रेडियन, और रेडियन की यूनिट है, मतलब इसको हम यूनिट में मेजर करते हैं, मतलब जैसे एक तरह से 1 डायमेंशन में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इस तरह से। जैसे हमारे पास है कन्वर्ट, ऐसे लिख लेते हैं, चेन 90 डिग्री इन रेडियन। हमें 90 डिग्री को किसमें चेंज करना चाहिए, चेंज करना है रेडियन में। तो ऐसे लिखेंगे कि सच दैट 180 डिग्री कितना है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपान 180 होगा, और हमें कितना डिग्री मेजर करना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 19 टू पाई अपान 180 हो जाएगा ना। तो ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, पाई अपान 2। और जहाँ पाई की वैल्यू कितना होती है जानते हो ना, पाई की वैल्यू होती है 3.17, 22/7 होती है ना, 22/7। तो 90 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई अपान 2 होता है। मतलब किसी भी डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना होगा, समझ जाओ उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई अपान 180 से। किसी भी एंगल को अगर मतलब एंगल को अगर वो डिग्री में दिया है तो उस डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो उसको हम पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो डिग्री रेडियन में चेंज हो जाती है। तो ये पाई अपान 2 रेडियन हम बोलते हैं कि डिग्री है। जैसे 90 डिग्री बोलते हैं ना, उसी तरह से हम पाई अपान 2 रेडियन बोलते हैं। और ये फार्मूला है आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। वो देखो कैसे, अगर वहाँ एक सर्कल बना हुआ है, फिर एक सर्कल वो बना ही लेते हैं छोटा सा। एक सर्कल है, मान लो ये है हमारे पास रेडियस, जो कि क्या है स्मॉल आर, और ये है स्मॉल आर, और ये है एंगल अगर हम थीटा यूज करते हैं, और आर्क का नाम हमने क्या रख लिया, ए बी रख लिया। तो हमने क्या फार्मूला लिखा, एंगल, यानी कि थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आर्क, आर्क क्या हमारे पास ए बी अपान रेडियस, यानी कि स्मॉल आर। और जहाँ थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, यानी कि थीटा इंटू पाई अपान
180 इक्वल टू ए बी आर्क और अपान रेडियस, ये होता है फार्मूला। अगर रेडियस आर्क और एंगल, एंगल मतलब सेंट्रल एंगल होता है, तो अच्छा आर्क, हम जब आर्क ले रहे हैं नाम, तो आर्क और एंगल में क्या रिलेशन होता है कि आर्क के बीच ही जो एंगल बनता है उसी एंगल को तुम क्या बोलेंगे, मतलब उसी एंगल को मेजर करेंगे ना, जो एंगल इस आर्क के बीच में बना रहेगा। तो यहाँ जो एंगल एक तरह से वो सेंट्रल एंगल है। तो थीटा इंटू पाई अपन 180 इक्वल टू ए बी अपन आर। हमारे पास तीन वेरिएबल है, यानी कि रेडियस है, आर्क है और एंगल है। इन तीनों में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तीसरा हमसे पूछेगा या फिर हमसे इसका एरिया पूछेगा। ओके, अब जैसे कई तरह से पूछता है कि मान लो कभी कभी हमसे पूछता ना, जैसे एक सर्कल है, हमें इस सर्कल में एक सेक्टर ऐसे बना देगा, इसका रेडियस मान लो दे दिया है, इसका रेडियस है, इसकी रेडियस अगर मान लो कैसे स्मॉल आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया है, रेडियस 2 सेंटीमीटर दे दिया, और इसका थीटा कितना दे दिया, थीटा समझ लो कि ऐसे 90 तो नहीं हो जाएगा, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 360 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमसे अगर पूछे कि बताओ इस जो रीजन है, ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, ये सब चीज़ें कैसे फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो रीजन है वो सर्कल का कौन सा पार्ट है। तो सोच के देखो, इस सर्कल, ये जो सेक्टर है 60 डिग्री वाला, अच्छा इस पॉइंट यानी सर्कल अगर हमारे पास है, तो सर्कल में जो बीच वाला सेंटर है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वो 360 डिग्री एंगल बना रहा है ना, 360। तो 360 का कौन सा पार्ट है 60 डिग्री, 6 6 36 होता ना, यानी कि 1/6 पार्ट है ना ये। तो पूरे एरिया का कितना पार्ट होगा, ये 1/6 पार्ट। हमें रेडियस दिया हुआ है, तो हम इस 60 डिग्री से सिर्फ इतना पता कर लेंगे कि कौन सा ए पार्ट है ये, मतलब पूरे सर्कल के एरिया का कितना पार्ट है ये। तो हमने देख लिया कि 1/6 पार्ट ऑफ दी 1/6 पार्ट ऑफ दी सर्कल, ये पूरे सर्कल के एरिया का 1/6 पार्ट है। तो हम सर्कल का एरिया निकाल देंगे, सर्कल के एरिया को हम क्या करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, वो सेक्टर का आएगा। ये नोट कर बताते हैं जल्दी से, सबके बारे में बताते हैं, सेक्टर सेगमेंट कैसे निकालेगा पूरा एरिया। इसके बाद लास्ट स्लाइड होगी कॉन्सेप्ट की, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल दिया है, ये सेंटर है और ये क्या बन गया, अगर हम इस रीजन को देखें तो रीजन क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। ये ओ है, नहीं ओ, इसका नाम ए रखते हैं और इसका नाम बी रखते हैं। तो ये समझ गया ना कि हम सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें दो चीज़ दिया रहेगा, वो एक सेंट्रल एंगल दिया रहेगा और रेडियस, दोनों चीज़ दिया रहेगा। अगर मान लो कि सेंट्रल एंगल दिया है और रेडियस दिया है और हमसे ये पूछ रहा है, हमसे इस बार सेक्टर का एरिया नहीं पूछ रहा है, हमसे इस बार सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तब कैसे निकालेंगे। देखो सिर्फ हमें इस सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, इतने पार्ट का एरिया पूछ रहा है। सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, ट्रायंगल का एरिया देखिए कैसे निकालते हैं, देखते हैं, कुछ आइडिया है आपके पास। ये है, मतलब रूल यही है कि अगर हम ऐसे दिया रहा है, किसी सेगमेंट का एरिया निकालने को दिया रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल देंगे अगर सेंटर एंगल दिया रहेगा तो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, अगर उनमें से कोई भी अगर फॉलो करता है, मतलब उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन कैसा दिया है। अगर वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया तो मतलब जैसे दिया उस हिसाब से हम ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास कई तरह से ट्रायंगल के एरिया होते हैं ना, अगर हम देखें तो एक वो होता है हीरोज फार्मूले वाला भी होता है, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एक पैरेललोग्राम से हम एरिया निकाल देते हैं। तो कई तरीके हैं। सर ये फॉर्मूला एक से बताए थे क्या sin थीटा into r स्क्वायर, क्या sin थीटा into r स्क्वायर, वो जो दोनों साइड था ए बी वाला, ये वाला हाँ, साइन थीटा इंटू r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, हाफ ऑफ, ये सिलेबस में नहीं, तुम्हारे सिलेबस से बाहर होता गई। ये कौन सा बताए थे, ये कंपटीशन लेवल का यहाँ नहीं है, रियलिटी तुम्हें बताया तो
ये हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई अभी यूज़ नहीं है। तुम बुक में भी देख लो ना, तो अगर इस मेथड से लगाओगे तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ लेवल बताया जाएगा। क्योंकि जैसे कि अब हम बताएं तुम्हें, अगर देखा जाए तो क्लास 8 में जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सबके लगाने का एक हमारे पास एक करिकुलम होता है ना, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। तो हम उस मेथड अभी हम एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो एकेडमिक पढ़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाना होगा। तो और ये जो है वो शॉर्टकट मेथड है इसको लगाने का। तो ये अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, ये हम डिराइव भी कर सकते हैं कैसे आ रहा है ये, लेकिन ये फार्मूला भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं, तो रेडियस से अगर किसी कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रॉ करे तो 90 डिग्री का एंगल। हाँ, वो तो वही तो हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। हम यहाँ से करेंगे तो 90 बनाएगा। अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर दिया तो 5 में बढ़ जाएगा, और रेडियस भी दिया तो हम ये हाइट निकाल देंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे, तो वो एरिया हो गया। तो वो सेटिस्फैक्शनरी होगा, लेकिन ये वाला वहाँ ये वाला यहाँ तक नहीं काम करने वाला। अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो वो नहीं, ये गलत माना जाएगा इस क्लास के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को डील करना सीखेंगे। निकालो बुक, अब देखते हैं। चलो बोलो क्वेश्चन सेकंड वाला क्या है। द एरिया ऑफ अ सर्कल 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। देखो सॉल्व करते हैं। एक सर्कल से छोटा सा बना लेते हैं, और क्या। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसको रेडियस को हम ओ ए मान लेते हैं। ये तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, एरिया ऑफ सर्कल 98.56 दिया, सच दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसके पहले हम क्या करते हैं, रेडियस लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस इसको हटाना ही पड़ेगा। रेडियस ऑफ सर्कल कितना लेट कर लेते हैं, स्मॉल आर लेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 98.56। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालने होगी, क्यों, क्योंकि जब सर्कमफेरेंस हम फाइंड करना चाहेंगे तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितना होती है, जब पाई की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया, जब नहीं दिया तो हम कितना यूज करेंगे, 22/7 यूज करें। अच्छा, ऊपर लिखा है ना कि यूज पाई इक्वल 22/7 अनलेस लेस अदरवाइज। हाँ, मतलब कह रहा है कि अगर कुछ नहीं दिया तो वहाँ पर 22/7 यूज करना है, इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 98.56। तो 7 देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई होगा और 22 क्या होगा, डिवाइड होगा ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 98.56 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। मेरे ख्याल से 11 से अच्छे से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। देखते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं फिर 11 से करेंगे। तो 2 से कैंसिल करते हैं 11 हो गया, और 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 और मतलब 49 गुना 98 होता है ना, और 27 गुना 56, सोच लो, सही है ना। अब 11 से और डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा क्या हो जाएगा 44, बचेगा कितना 5, 11 4 जा 44, बचेगा 7 और 11 7 जा 77, 4.47 आएगा। समझ में आ रहा जी, देख लेते हैं। 4927 देख लो, बताते हैं। देखो ये कितना है, 49 है ना, हाँ 49। तो 11 4 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा ना, बचेगा 5, यहाँ 2, 11 4 कितना हो गया 44, बचेगा अच्छा 8 बचेगा ना। ओहो, 11 7 कितना हो जाएगा। तो अच्छा 77 और 87 में खास फर्क है क्या, मतलब 87 और 88 में कितना का फर्क है, बस 1 का फर्क है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो उसको 8 मान ही सकते हो। इतना अप्रॉक्स चल रहेगा आंसर, तो रहेगा 4.48। और या फिर एक काम करते हैं ना, हम इसको डिवीजन करते नहीं है, छोड़ दें पे, क्या दिक्कत है, इसको डिवाइड करो, यानी कि 49.27 इंटू 7 अपान कितना 11 है ना, ये 11, इसको से छोड़े रखो। आर स्क्वायर है, लेकिन आर स्क्वायर है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा लग रहा है।
2 पाई r, और वहाँ पर होता है निकालना तो पड़ेगा ही, हमारी मजबूरी है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आंसर अप्रॉक्स में आएगा, देखो दी तो आर ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करूँ ना कितना आ रहा है हमारे पास 4.48 आ रहा है ना, 4.48 और मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई कर लो तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8 7 56, 5 बजेगा, 7 चौक 28, 5 23, 7 चौक 28 2 30, 30.36 आएगा। तो यहाँ से स्मॉल आर देखते कितना आएगा, स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30.36 आएगा, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल ही लेते हैं 30.36, ये स्क्वायर रूट निकालना जानते हो ना इसे, तो कितने में आएगा 5 5 जा 25, तो 5 और ये कितना हो गया 10 हो गया ना ये, और डिसमें लगाओ यहाँ लगाओगे तो 36 आ गया, कितनी और 5 आ जाएगा ना, 5 5 जा 25 और 5 110 हो गया, ये 5 ऐड करोगे ना, और ये कितना हो जाएगा 25 5 30 6 36 यानी 11 हो गया ना ये, हाँ क्या हुआ 7 बट्टे 56 बचेगा 5, 7 के 28, 5 23, 7 चौके 28 2 30, देख लेते हैं एक बार और, देख लो 7 बट्टे 56 बचेगा 5, 7 के 28, 28 5 28 5 33 होगा वो, ठीक 31 होगा, 31.36, तो कितने बनेगा 5 5 जा 25 बचेगा 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिसमिल यहाँ लगाओगे यहाँ 36 हाँ, तो कितने बचाएगा ये 5 भर जाएगा ना, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5 1 6 1, तो ये भी फिर भी तो वही आ रहा है, इसके पहले भी यही आया था 6 5 11 सही है, और ये 36 105 बच्चे कितना हो जाएगा 525, हाँ 5 1 6 2 1 3, ठीक। इतना जल्दबाजी में गलती हो रही है, 6 3 6, आराम से सॉल्व करते हैं तो 6 हो जाएगा ये, 6 से 6 36 और 6 बन 6, आराम से कैंसिल यार, हम लोग परेशान हो रहे थे। तो आर इक्वल कितना आ गया, ये हो जाएगा 31.36, जो कि आर इक्वल कितना आ गई 5.6 सेंटीमीटर, ओके। सच दैट सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सच दैट सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई होती है 22/7 और इंटू 5.6, 7 बट्टे कितना हो गया 56 यानी कि 0.8 हो गया ना, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 यानी कि 1.6 इंटू 22, और 16 दूना 32 और 32 यानी 352, 352 यहाँ पॉइंट लगेगा। देखो 16 दूना 32 हो रहा है ना, तो 32 32 दो बार होगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 2 5 और यहाँ 3, तो 352 यानी हो गया 35.2 सेंटीमीटर, ओके। और आपका आंसर कितना है महिमा जी, ठीक है नोट करिए। जानते हैं जब डेसिमल में हम जा रहे हैं, डेसिमल की जा रहे हैं अंदर तक चले जाते हैं ना, तो उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेटली यूज करना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली नहीं करोगे तो, अब जैसे यहाँ पर आ रहा था 87 आ रहा था, तो अब 87 और 88 में क्या फर्क है, जब डेसिमल के 2 पॉइंट के आगे हैं तो इनको हम 88 मान सकते हैं, तो 11 हमने कर लिया था। यहाँ पर जो है जी ये वाला 48 है, बोले क्वेश्चन क्या थर्ड वाला क्या हुआ, बोलो जी, The circumference of circle is diameter by 45 centimeter. सर्कल की बात बोलो, Circle exceeds yes, its diameter by 45 centimeter. 45 सेंटीमीटर, And the circumference of circle.
फाइंड द सरकमफेरेंस। ये फाइंड करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं जी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। मतलब सरकमफेरेंस इसके डायमीटर से कितना बड़ा है? 45। इसमें किसी एक को लेट कर लो। अच्छा, इसमें से कौन बड़ा, सरकमफेरेंस बड़ा है कि सर्कल बड़ा है, डायमीटर बड़ा है? सरकमफेरेंस बड़ा है ना। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45। मतलब सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो डायमीटर से 45 बड़ा है। तो क्या लेट किया ना, लेट। अब चाहे इसको लेट कर लेते हैं, अगर इसको लेट करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो होगा लेट डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कल इक्वल टू स्मॉल डी मान लेते हैं, एक्स भी मान लेते हैं, चलो वही मान लो एक्स। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल कितना हो रहेगा? x प्लस 45 होगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x प्लस 45। ओके, इतना सेंटीमीटर होगा। ओके, क्या फाइंड करना? फाइंड सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। हमें सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है। अच्छा, सरकमफेरेंस इतना है तो अच्छा डायमीटर x है तो रेडियस कितना होगा? बिल्कुल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू x अपॉन 2 सच दैट सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r। सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है? x प्लस 45 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r कितना दिया है? r x अपॉन 2 दिया ना, तो 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। x को लेफ्ट में शिफ्ट करो, 45 को राइट में शिफ्ट करो। हो सकता है पहले मल्टीप्लाई तो करेंगे। ओके, x प्लस 45 इक्वल टू 22x अपॉन 7 अपॉन 1 करके हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 22x इक्वल टू, देखो 22x इक्वल टू 7x प्लस, देखते हैं 7x प्लस 7 5 35 7 चौके 28 3 31 315x 315। ओके, 7 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, यानी कि 22x माइनस 7x इक्वल टू 315। तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 यानी कि 15x इक्वल टू हो जाएगा 315। सही है, तो x इक्वल टू हो गया 315 डिवाइडेड बाई 15। तो x इक्वल टू 15 दूना 30 और 15 एक नंबर 15, शायद सही है। x इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, और हमने x क्या लेट किया था? डायमीटर लेट किया। हमें क्या फाइंड करना है? सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सो सरकमफेरेंस कितना हो गया? सरकमफेरेंस कितना हो गया? देखो x प्लस 45 हमने लिखा ना, x प्लस 45 यानी कि हो गया 21 प्लस 45 यानी कि हो गया 66 सेंटीमीटर। सही है, तो इसमें कोई लॉजिक, बस क्वेश्चन को समझना था क्या कह रहा है।